हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7, द स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फ्रॉग के ऊपर। इन लास्ट वीडियो हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम पर। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। So first of all, we should know about the what is the relationship between the control and coordination. As we know very well, in our body as well as the frog body, यानी कि जो भी functions बेटा हमारी body में होते हैं, सेम वही functions ना mostly frogs में होते हैं। अगर हम control and coordinations की बात करें तो यहाँ पर हम nervous system और endocrine system के बारे में discuss करेंगे। और जिस तरह से हमारी body में nervous system और endocrine system highly इवॉल्व होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये सारा सिस्टम फ्रॉग में भी हाईली इवॉल्व होता है। तो बहुत सारे देयर आर द सो मेनी केमिकल रिएक्शंस इज ऑब्जर्व्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय मेनी काइंड्स ऑफ द हार्मोन्स। ओके, तो ये जो हार्मोन्स है, तो यहाँ पर हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। इन न्यूरल सिस्टम देयर आर द whole brain is control our body. Okay, so in this system, that is system is also known as the nervous system. nervous system में जिस तरह से हमारी बॉडी में तीन फंक्शंस होते हैं, जिसके अगर बात करें तो CNS, PNS and ANS. So what are they? The smallest unit, smallest structure and the unit of the nervous system is known as neurons. क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ये सबसे छोटी यूनिट होते हैं जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इस क्लास में बेटा, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल फ्रॉग के ऊपर। और जिस तरह से फ्रॉग का ये पूरा सिस्टम होता है, ये हाईली इवॉल्व होता है और ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही फंक्शन करता है। इसी तरह से जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेंगे, तो उसमें भी जो भी होगा, जितना भी सिस्टम हमारे अंदर होगा, वही के वही पूरा का पूरा सिस्टम होगा फ्रॉग के अंदर। तो अभी जितना पॉइंट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन माय पॉइंट, दैट इज CNS. द फुल फॉर्म ऑफ द CNS इज अ central nervous system. PNS means peripheral nervous system and ANS means autonomous और autonomic nervous system भी कहलाते हैं। तो first of all we should know about the what is in सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आता है ब्रेन आता है यहाँ पर, और ब्रेन के साथ आती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दैट्स लुकिंग लाइक एज अ ट्री, बट दैट इज नॉट अ ट्री, दैट इज अ ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी जो ब्रेन होता है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, यानी आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये। अगर आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी तो हमें पता होगा ये आधा हेमिस्फीयर होता है और आधा हेमिस्फीयर ही होता है। तो ये दो हेमिस्फीयर मिलकर एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, यानी कि जो फ्रॉग का ब्रेन होता है वो एक ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद होता है। ठीक है ना, तो जो ब्रेन बॉक्स जो होता है इसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और जो ये जो ब्रेन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ब्रेन में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, तो फॉर ब्रेन क्या होता है? फॉर ब्रेन वाला पार्ट ये वाला होता है। ठीक है ना, तो ये भी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड हुआ। ठीक है ना, तो ये जो फॉर ब्रेन होते हैं इसमें कुछ लोब्स होते हैं। लोब्स मीन्स कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो नोज के साथ में अटैच्ड होते हैं, और ये नोज की सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ले जाते हैं, यानी कि इनकी स्मेलिंग पावर। ऑल्फैक्टरी जो लोब्स होते हैं वो स्मेलिंग पावर को बताते हैं। और पेयर्ड सेरेब्रम, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेरेब्रम होता है और पेयर्ड होते हैं। सारी डिटेल में बात हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में करेंगे, अभी उतने ही पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं जो फ्रॉग के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन मींस यहाँ पर ना थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होते हैं, और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो दोनों हेमिस्फीयर के पार्ट होते हैं। और यहाँ से
जो ये तो हो गया पार्ट हो गया ये फॉरब्रिन का। अगर हम थोड़ा सा रफली डायग्राम से समझे तो ये आगे का पार्ट हो गया, ये फॉरब्रिन का पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? ये फॉरब्रिन का पार्ट हो गया। अब अगर हम बात करें थर्ड सेकंड पार्ट की, तो दैट इज नोन एज द मिड ब्रेन। ये क्या कहलाता है? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कि इसमें बताया गया ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब्स यानी कि वो लोब्स जहां से नर्व्स निकली होती हैं और जो हमारे विजन को कंट्रोल करती है, यानी कि हम जो भी देखते हैं तो उसके लिए लोब होता है जिसको हम ऑप्टिक लोब बोलते हैं, ये हमारे विजन को मेंटेन करते हैं। और थर्ड इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है? हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरिबेलम जो होता है ये पीछे की तरफ पार्ट होता है और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ये नीचे की तरफ होता है, कोई इस तरफ होता है, ठीक है ना। अब ये जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, यहां से ये जो पार्ट होता है वो यहाँ पर इस तरह से होता है। और ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है सेरिब्रम, ये फोरामेन मैग्नम से होते हुए, फोरामेन मैग्नम से होते हुए नीचे की तरफ रन करता है और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें एक तो आता है ये ब्रेन और दूसरा आता है ये स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बैकबोन होती है, बैकबोन छोटी छोटी बोन से मिलकर बनता होता है और इन सारी बोन्स के बीच में एक नर्व्स होती है बहुत लंबी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड होती है। अब हम इसको बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मोतियों की माला होती है, एक मोतियों की लेयर होती है पूरी, कि एक धागे में कई सारे मोती अरेंज होते हैं। तो ये सारे के सारे जो मोती हुए वो क्या हुए? वो वर्टिब्री हुई, बैकबोन हुई, और उसके अंदर जो धागा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द टू पार्ट ऑफ द ब्रेन आर कंसिडर्ड, देयर नेम आर द क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। सिंपल सी बात है, जो ब्रेन है उसको हमने क्रैनियम बोला था, है ना। क्रैनिएटा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी बॉडी में, या फिर हम जितनी बार भी बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में, तो यानी हमारी बॉडी से यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि फ्रॉग की बॉडी में, ठीक है ना। क्योंकि जो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम, ह्यूमन का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो बिल्कुल ऐसा ही कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फ्रॉग में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे ये ब्रेन बोला, तो ब्रेन से कई सारी नर्व्स होती है। हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। किसके थ्रू कंट्रोल करता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है ना। तो वो न्यूरॉन्स, वो नर्व्स, न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं नर्व्स, वो नर्व्स जो ना ब्रेन से अराइज होती हैं वो कहलाती हैं क्रैनियल नर्व्स। वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं क्रैनियल नर्व्स। अब जैसे मैंने ये बोला, ये चीज समझ में आ गई। अब जैसे ये ब्रेन है, ठीक है ना, तो अब ये ब्रेन से जिस तरह की जो नर्व्स अराइज होंगी वो सारी की सारी कहलाएंगी क्रैनियल नर्व्स। यानी कि यहाँ से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। अब जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं फ्रॉग में, वो कितनी होती हैं? दे आर द 10 पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स। 10 पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व्स, जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स हो गई, ऑप्टिक नर्व्स हो गई, इससे कई सारी नर्व्स होती है जो पूरी ब्रेन यानी हेड पार्ट से अराइज होती है और यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है ना। और इसके बाद आती है सेकंड इज दैट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है? वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे हैंड्स में, लेग्स में, एब्डोमेन, पूरे बॉडी पार्ट में। तो वो सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है स्पाइनल नर्व्स। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आई होप ये पार्ट भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ANS, इट मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट मींस कि यहाँ पर दो पार्टिसिपेट करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो पार्ट आते हैं जो हमारी या फिर फ्रॉग की जो बॉडी होती है उसमें किसी भी एक्टिविटी को एकदम हाइपर कर दे या फिर किसी एक्टिविटी को एकदम स्लो डाउन कर ले। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे कि सपोज दैट फ्रॉग जा रहा है, और फ्रॉग मतलब जा क्या रहा है? आराम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। सपोज दैट उसको कैप्चर करने के लिए, उसको कैच करने के लिए कोई और आता है, उसको कैप्चर करने के लिए या फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो अपनी जान बचाएगा कि नहीं बचाएगा?
ऑब्वियस है बताएगा, हमारे ऊपर पीछे शेर लगा दिया तो हम भी अपनी जान बचाएंगे, है ना। तो ऐसे जब फ्रॉग अपने ऊपर, जैसे उसको लगेगा कि कोई अटैक हो रहा है, तो वो अपनी एक्टिविटी को एकदम तेज कर देगा, यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेट हो जाएंगी। तो सिंपैथेटिक में हर एक एक्टिविटी, हर एक जो एक्शन होता है वो स्पीड अप हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक में हर एक सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल या फिर स्लो डाउन हो जाती है एक्टिविटी। ओके, तो ये होता है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम में। अब जो पूरा का पूरा जो न्यूरल सिस्टम है, उसको वो कंट्रोल किससे किया जाता है? दैट इज अचीव्ड बाय द ऑल केमिकल एक्टिविटीज आर ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको कंट्रोल या फिर वो किसके थ्रू, किसकी हेल्प से की जाती हैं? वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से की जाती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड फ्लो में मिक्स हो जाते हैं, और सीधा का सीधा जिस टारगेट सेल्स होती है जहां पर एक्टिवेट होना होता है वहीं पर जाकर ये एक्टिवेट होती है, और बाकी जितनी जगह पर भी हार्मोन्स जाते हैं वो सारे के सारे डिसअपियर्ड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड आ रही हैं कि जैसे हमने बोला पीनियन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल एंड गोनेड्स। यही सारे सेम हार्मोन्स हम ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ेंगे। तो पीनियल ग्लैंड्स जो होती है वो ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी ब्रेन में होते हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे से तरफ से रिलीज होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, और इनके हार्मोन्स के नाम भी वही हैं जो ह्यूमन में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनके नाम ही सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। तो थायराइड ग्लैंड से बस एक ही हार्मोन है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थायराइड। जो थायराइड जो हार्मोन है, इससे रिलीज होने वाला जो हार्मोन है दैट इज नोन एज द थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है दैट्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। इट मीन्स जो फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस होती है, जहां पर फ्रॉग जो होता है जो एग देता है, फिर उससे प्यूपा, लार्वा, फिर वो क्या बोलते हैं फ्रॉग बनता है। तो यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर होता है कि जो स्टार्टिंग प्यूपा स्टेज होती है, लार्वा स्टेज होती है, वो फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट मीन्स इन अ प्यूपा स्टेज और लार्वा स्टेज फ्रॉग हैव अ टेल। ओके, और जब ये एडल्ट होता है तो इसकी टेल डिसअपियर्ड हो जाती है और ये सिंपल फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस की फेज में बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अगर इन फ्रॉग की बॉडी से थायराइड ग्लैंड निकाल दी जाए तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो फ्रॉग पूरी लाइफ टाइम एक लार्वा स्टेज में ही रह जाएगा, वो कभी भी एडल्ट में सर्वाइव, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक थायरोक्सिन जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमने आपको बता दी ये इसका क्वेश्चन है ना। इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड्स जो यहाँ पर होती है नेक के पास होती है, थाइमस, एड्रिनल एंड गोनेड्स। ओके, तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमने फ्रॉग में देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में फिर हम और भी बात करेंगे। थैंक यू।